नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति के कारण। साथियों, 1857 की क्रांति के कारण दो प्रकार से बांटे जा सकते हैं। कुछ कारण जो तत्कालीन हैं और कुछ कारण जो दीर्घकालिक हैं। इसके अलावा 1857 की क्रांति के कारणों को यदि जाने तो वे राजनैतिक और प्रशासनिक कारण हैं, धार्मिक और सामाजिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, सैनिक कारण हैं और अन्य कुछ अंग्रेजों की नीतियां जिन्हें हम जानेंगे। इन कारणों के अंतर्गत दीर्घकालिक और तत्कालीन दोनों कारण समावेशित रूप से आ जाते हैं। जैसे डलहौजी के व्यापगत सिद्धांत को हम राजनैतिक और प्रशासनिक कारण के अंतर्गत जानेंगे। साथ ही हम वेलीजैली की सहायक संधि को भी इसी के अंतर्गत जानेंगे। इन्हें दीर्घकालिक कारण भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनके चलते तत्काल क्रांति पैदा नहीं हुई, बल्कि इससे आक्रोश पैदा हुआ और 1857 की क्रांति में परिणित हुआ। वहीं 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले सैनिक विद्रोह और सैनिक मंगल पांडे को दी गई फांसी तत्कालीन कारण हैं, जिनसे ज्वलंत रूप में क्रांति का विस्फोट हुआ। यदि देखा जाए तो सहायक संधि वेलीजैली के भारत के गवर्नर जनरल कार्यकाल के समय पर 1798 से 1805 के दौरान आरंभ की गई। उस नीति ने आक्रोश पैदा किया, किंतु वह व्यापक क्रांति में परिणत नहीं हो सकी। किंतु यदि डलहौजी के व्यापगत सिद्धांत को देखें तो यह डलहौजी के भारत में गवर्नर जनरल कार्यकाल के दौरान 1848 से 1853 में किया गया और यह 1857 की क्रांति के संदर्भ में एक अधिक ज्वलंत कारण था। साथियों, 1857 की क्रांति के कारणों में हम वेलीजैली के सहायक संधि को पढ़ते हैं। वेलीजैली के संधि के अंतर्गत जो ब्रिटिशों के उस समय तक भारत में बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है, यह संधि वेलीजैली जो 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, द्वारा लागू की गई। यह नीति बिना किसी राज्य से युद्ध करे अंग्रेजों द्वारा उनसे संधि करने की थी, क्योंकि अंग्रेज जान गए थे कि 1798 तक वे तमाम युद्ध और क्षेत्र भारत में जीत चुके हैं। इसलिए अब बहुत से भारत के राजा तो उनकी शक्ति को स्वीकार कर लेंगे और बिना युद्ध के उनकी शर्तों को स्वीकार कर लेंगे। यह थी सहायक संधि। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेज रेजिडेंट अब उस राज्य के दरबार में रहेगा जो संधि कर रहा है। साथ ही एक अंग्रेज सेना की टुकड़ी अब उस राज्य के खर्चे पर उस राज्य में रहेगी। वह सेना उस राज्य की सुरक्षा के लिए भी होगी। अब जब सुरक्षा अंग्रेज सेना करेगी तो बाह्य मामलों को भी अंग्रेज ही देखेंगे, अर्थात बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के उस राज्य का शासक बाह्य राज्यों से संधि नहीं कर सकता है, ना ही युद्ध कर सकता है। उस समय तक अर्थात 19वीं सदी के आरंभ में, क्योंकि अंग्रेज भारत में शक्तिशाली स्थिति में तो आ गए थे, वे तमाम युद्धों में विजय हासिल कर अपने सैनिकों को सर्वोत्तम बता रहे थे, लेकिन वे विजित राज्यों को अब भी प्रत्यक्ष अपने शासन के अंतर्गत लेने को पूर्णतः तैयार नहीं थे। इसलिए वे सहायक संधि से उन राज्यों को अपने प्रभुत्व में लेने की योजना के अंतर्गत यह कार्य कर रहे थे। सहायक संधि कर लेने के बाद वह राज्य अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में होता। सहायक संधि अस्वीकार करने वाले शासक अंग्रेजों के सीधे निशाने पर होते। सहायक संधि अस्वीकार का तात्पर्य अंग्रेजों को चुनौती देना था। जब मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को सहायक संधि का प्रस्ताव दिया गया तो टीपू सुल्तान ने स्वीकार करने से मना कर दिया और इसके बाद आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने मैसूर पर विजय प्राप्त की और वहां अडियार वंश के एक बालक को शासक घोषित किया और मैसूर से सहायक संधि कर ली।
साथियों, 1798 में हैदराबाद ने, 1799 में तंजौर ने और मैसूर ने, अवध ने 1801 में, 1802 में पेशवा ने और 1803 में भोंसले ने, 1804 में सिंधिया ने इस सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। यूं तो इस संधि में स्पष्ट किया गया था कि अंग्रेज उस राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ब्रिटिश रेजिडेंट के माध्यम से अंग्रेज कंपनी के हित की बात पर वे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे, क्योंकि कंपनी का अंतिम उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना था और वह राज्य दूसरी ओर बाह्य मामलों में अपनी स्वतंत्रता खो चुका था, अपनी संप्रभुता को खो चुका था। इस नीति ने राज परिवारों में असंतोष पैदा किया। जनता में भी अंग्रेजों के प्रति आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि अंततः राज्य के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से जनहित के कार्यों में बाधा आती, जो कि अंग्रेजों द्वारा अपने लाभ के लिए बाधित किए जाते। अतः अंतिम रूप से जनता को भुगतान करना पड़ता। इससे जनता में अंग्रेजों के प्रति क्रोध पैदा होने लगा। साथियों, वेलिजैली की सहायक संधि के बाद डलहौजी का व्यापक सिद्धांत एक व्यापक प्रभाव डालने वाली नीति थी और डलहौजी ने तीव्रता से इस नीति के अंतर्गत राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना आरंभ किया। डलहौजी की इस नीति को हमने पूर्व के वीडियो में पूरी तरह जाना है। डलहौजी का मानना था कि राजा कठपुतली के समान हैं, जो कंपनी के अंतर्गत हैं। उन्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनसे राज्य के लोगों को कोई सुलभता नहीं होती। वह इसलिए राज्यों को ही हड़प लेता। उसने राज्यों की पहचान 3 प्रकार में बांट कर की। उसने उन राज्यों के लिए जिन्हें कंपनी ने निर्मित किया था, जैसे सतारा, उन राज्यों के लिए यदि वहां के शासक की कोई अपनी जैविक संतान नहीं है तो वे गोद नहीं ले सकते थे। वहीं जो राज्य पूर्व से पेशवा या मुगलों के अधीन थे, उन्हें कर देते थे, अब अंग्रेजों के अधीन थे। उन्हें गोद लेने के लिए पहले गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी होगी। साथियों, इस प्रकार के नियमों ने बहुत से राज्यों को उत्तराधिकार की समस्या में डाल दिया। जैविक पुत्र न होने पर राज्यों का विलय कर दिया जाता। सतारा को 1848 में विलय कर लिया गया। इसके बाद 1849 में जैतपुर और संभलपुर, बाघाट को 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर 1854 में और अवध को वहां के शासक पर कुशासन के आरोप के चलते 1856 में विलय कर लिया गया। और यही कारण था कि अब इन मनमानी नीतियों के विरुद्ध आम जनमानस में आक्रोश का सागर उमड़ चला और शीघ्र ही 1857 में एक क्रांति ने स्थान लिया। हम आगे झांसी, अवध या लखनऊ आदि पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, इन 2 नीतियों, सहायक संधि और व्यापक सिद्धांत के अतिरिक्त भी तमाम कारण थे जो जनमानस में अंग्रेजों के प्रति विद्रोही भावना के जन्म की वजह बने। जैसे मुगलों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार अपमानजनक ही रहा। अंग्रेजों ने दिल्ली के बादशाह को सम्मान देना धीरे धीरे कम कर दिया था। यह उनकी बढ़ती शक्ति के साथ होना निश्चित था। बादशाह के उन तमाम कार्यों पर अंकुश लगाए जाने लगे जिससे कि वे आम जनमानस में एक स्तर प्राप्त करते थे। सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेटिक के बाद 1836 से 1842 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे ऑकलैंड ने बादशाह के कुछ अधिकारों पर रोक लगा दी। हालांकि बादशाह अब उतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वह फिर भी भारत के लोगों के विश्वास और शक्ति का प्रतीक अवश्य था। बादशाह के कुछ अधिकार थे, जैसे राज दरबार लगाना, जनता की समस्या सुनना, उनकी भेंट स्वीकार करना, उन्हें पुरस्कार देना।
पारंपरिक रूप से बादशाह जो कार्य करते आए थे उनमें खिल्लत देना, जिसमें बहुमूल्य रेशमी वस्त्र किसी को देना पुरस्कार स्वरूप, नजर देना अर्थात बादशाह को भेंट दी जाती थी, और दरबार लगाना। ऑकलैंड ने इन तीनों बादशाह के अधिकारों पर रोक लगा दी। यह बादशाह की प्रतिष्ठा का विषय था। पारंपरिक अधिकारों पर रोक आम जनमानस में बादशाह की गरिमा को कम करने वाली थी। इससे बादशाह में नाराजगी पैदा हुई। साथियों, आगे जब एलनबरो गवर्नर जनरल बना तो उसने सिक्कों पर से बादशाह का नाम हटा दिया और बादशाह को दी जाने वाली भेंट को बंद कर दिया। यह बादशाह की गद्दी की प्रतिष्ठा को कम करने की ओर कदम था, जिस गद्दी को अंततः समाप्त किया जाना था। इसके बाद डलहौजी ने तो बादशाह को लाल किला छोड़ने को कहा और कुतुब मीनार के पास रहने को कहा। और जब लॉर्ड कैनिंग आया तो उसने कहा कि बादशाह का पद समाप्त कर दिया जाएगा और कोई उत्तराधिकारी न हो सकेगा जो कि बादशाह हो। साथियों, यह सब बादशाह के लिए अपमानजनक था और जनमानस में अंग्रेजों के इस व्यवहार ने, उनके अतिक्रमण ने आक्रोश पैदा किया। साथियों, इन कारणों के अलावा हम पेशवा के साथ अंग्रेजों के व्यवहार और उनके अधिकारों के हनन को जानेंगे, क्योंकि पेशवा बाजीराव द्वितीय को आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध के बाद 8 लाख वार्षिक पेंशन पर कानपुर के पास एक गांव बिठूर निर्वासित कर दिया गया था। जब बाजीराव द्वितीय की 1853 में मृत्यु हो गई तो उनके दत्तक पुत्र धोंदू पंत या नाना साहब को पेशवा स्वीकार नहीं किया जाता है, ना ही पेंशन दी जाती है। यह नाना साहब को क्रांति के लिए प्रेरित करता है। साथियों, पेशवा के अलावा अवध के साथ किया गया व्यवहार असंतोष पैदा करने वाला था। अवध, जो कि लखनऊ कानपुर के आसपास का क्षेत्र था, यहाँ का शासक वाजिद अली शाह था, क्योंकि अवध तो पूर्व में 1801 में ही सायक संधि स्वीकार कर चुका था। यहाँ अंग्रेजों का 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद से ही हस्तक्षेप था। यहाँ के शासक वाजिद अली शाह पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाया और राज्य को 1856 में अपने अधीन कर लिया। व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत बेगम हजरत महल के पुत्र को उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया गया और अवध को पहला कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया। यह भारत का पहला कमिश्नरी क्षेत्र था। इसका तात्पर्य यहाँ कमिश्नर के माध्यम से सीधे गवर्नर जनरल शासन करेगा। हेनरी लॉरेंस यहाँ का पहला कमिश्नर बनाया गया। अवध का आम जनमानस इस घटना से रुष्ट था, यहाँ तक कि अवध के वे सैनिक जो बड़ी संख्या में अंग्रेजों की सेना में थे, इस घटना को अपमानजनक मानते थे और क्षुब्ध थे। साथियों, अंग्रेजों ने हर वर्ग को किसी न किसी प्रकार से शोषित किया। जमींदार वर्ग की यदि बात करें तो यूं तो जमींदारों का बड़ा भाग 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ था, लेकिन कुछ जमींदार असंतुष्ट भी थे। इसमें खासकर बंबई के जमींदार जो असंतुष्ट हो गए थे। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक इनाम कमीशन की नियुक्ति की गई थी और इसके द्वारा 35,000 जागीरों की जांच की गई और 20,000 जागीरें जब्त की गई या नीलाम कर दी गई, यह कहकर कि ये ब्रिटिश नियमों के अनुरूप नहीं है। यहां एक बात यह भी थी कि कुछ जागीरें अंग्रेजों द्वारा वितरित नहीं थी, बहुत सी उनके रिकॉर्ड में ही नहीं थी, क्योंकि बहुत सी जागीरें राजाओं ने पहले पुरस्कार में या दान में दी थी, जिनका रिकॉर्ड में कोई विवरण नहीं रहा होगा। अंग्रेजों के इस अतिक्रमण से तमाम परिवार असंतुष्ट थे। साथियों, इन तमाम कारणों के साथ यदि जोड़ें तो प्रशासनिक कार्यों में व सेवाओं में भारतीयों और अंग्रेजों में भेदभाव होता था। जैसे भर्ती में भारतीयों को निचले पदों पर व अंग्रेजों को ऊंचे पदों पर स्थान दिया जाता था।
पदोन्नति में योग्य भारतीयों को भी बढ़ने नहीं दिया जाता था। एक ही पद पर अंग्रेज व भारतीय के वेतन में भेदभाव होता था। भारतीयों को सेवा में हीन भावना से देखा जाता था। यही कारण था कि भारतीयों का वर्ग जो प्रशासनिक कार्यों में जुड़ा था, शोषित था व असंतुष्ट था। यह हमने 1857 की क्रांति से जुड़े तमाम राजनैतिक और प्रशासनिक कारण जाने। अब हम आर्थिक कारणों पर चर्चा करेंगे। अंग्रेजों की नीतियों में कृषि, उद्योग, तमाम निवेश और उसकी नीति तथा नौकरियां। साथियों, भारत कृषि प्रधान देश हमेशा से रहा है और इसी कृषि से संबद्ध तमाम लघु उद्योग भारत की जीवनचर्या के अहम हिस्सा थे। यही अर्थव्यवस्था थी। अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए नवीन निवेश किए और इस निवेश से नौकरियां भी दी। आर्थिक गतिविधियों में प्रभावपूर्ण ढंग से 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, जब उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। तात्पर्य है कि वे वहां का राजस्व वसूल करेंगे। उन्होंने इसके बाद तमाम क्षेत्रों का अधिग्रहण किया और राजस्व वसूली के लिए नवीन भू राजस्व व्यवस्था को प्रचलन में लाए, जो उनके उद्देश्यों की पूर्ति करती हो, अर्थात सर्वाधिक लाभ अर्जित करना। साथियों, उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था को प्रचलित किया। स्थायी बंदोबस्त हमने पूर्व के वीडियो में जाना है, जिसमें लगान की दर अंग्रेजों की ओर से स्थिर कर दी गई, लेकिन जमींदार जो भूमि के मालिक थे अपने खजाने भरते रहे। इस व्यवस्था में वे खूब उभरे। वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि के स्वामी किसान थे, किंतु इस व्यवस्था में लगान की ऊंची दरों ने किसानों को साहूकारों के द्वार पर ला खड़ा किया और साहूकार खूब पनपे। वहीं महालवाड़ी में गांव का मुखिया कर वसूल कर अंग्रेजों को पहुंचाता, लेकिन ऊंची लगान की दरों ने यहां भी किसानों का शोषण किया। वे मजदूर बन गए। इस प्रकार शोषित वर्ग विरोधी भावनाओं से भरा हुआ था। साथियों, इन भू राजस्व व्यवस्था ने कृषि का पतन किया, किसानों का शोषण, वे बेरोजगार बन गए, वे बंधुआ मजदूर बन गए, उनकी भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। क्योंकि अंग्रेज कृषि अपने ढंग से चाहते थे। केवल कृषि पर राजस्व कर वसूल कर वे संतुष्ट नहीं थे। वे फसल भी अपने लाभ के लिए पैदा करवाना चाहते थे। वे कृषि का वाणिज्यीकरण पर जोर दे रहे थे। वहां ब्रिटेन में कच्चे माल की मांग थी। कपास, अफीम, रेशम, जूट, चाय, कॉफी। लेकिन भारत में भारतीय इन फसलों का उत्पादन नहीं करते थे। वे अपने जीवन निर्वाह के लिए भी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते थे। साथियों, अंग्रेजों की नीति में भारत में अफीम उत्पादन कर उसे चीन निर्यात करना और बदले में चीन से चाय प्राप्त करना था। इसलिए भारत में लोगों से जोर डालकर यह कार्य करवाए गए। भारतीय उद्योगों की बात करें तो अंग्रेजों की नीति ने इन्हें हाशिए पर ला दिया। भारत में कच्चे माल का उत्पादन किया जाता, उसे ब्रिटेन भेज दिया जाता और उससे बनी वस्तुएं भारत में बाजारों में उतार दिए जाते। मशीनों से बनी वस्तुएं सस्ती भी थी। भारतीय उद्योगों का पतन हो गया। इसका कारण यह भी था कि भारतीय वस्तुओं पर वहां ब्रिटेन में मलमल पर 27%, सूती वस्त्रों पर 7% और रेशमी वस्त्रों पर 90% टैक्स लगाया गया। वहीं ब्रिटेन की वस्तुओं पर 2.5 से 3.5% मात्र टैक्स था। इन्हीं कारणों ने भारतीय हस्तशिल्प, लघु उद्योगों का विनाश कर दिया। इससे बड़ा वर्ग बेरोजगार हो गया। वह असंतुष्ट था जो विद्रोह की राह बना रहा था। साथियों, अंग्रेजों ने भारत में तमाम कार्यों पर निवेश किया। ब्रिटिश पूंजीपतियों ने आगामी लाभ हासिल करने के लिए अग्रिम कदम उठाए और निवेश किया। भारत में डाक,
तार, बैंकिंग, रेलवे, बीमा पर निवेश किया गया। रेलवे में निवेश पर पूंजीपतियों को 5% लाभ की गारंटी दी गई। इस लोभ में ब्रिटेन से निवेश हुआ। बाद में भारतीयों का शोषण कर धन अर्जित किया गया और ब्रिटेन भेजा गया। इसकी व्याख्या दादा भाई नौरोजी द्वारा धन के बहिर्गमन सिद्धांत के अंतर्गत की गई। साथियों, इन सब कार्यों से नौकरियां भी प्राप्त हुई, किंतु अंग्रेजों की नौकरी में भेदभाव था। अंग्रेज और भारतीय एक ही पद पर समान वेतन और सम्मान हासिल नहीं करते। भारतीयों को हीन भावना से देखा जाता था। यह असंतुष्टि का कारण बना। साथियों, इसके अलावा जो कलाकार कभी रजवाड़ों के पुरस्कारों पर प्रोत्साहित थे और इसी से उनका जीवन यापन होता था, अब राजा तो रह नहीं गए, जो स्वयं ही अब पेंशन पर थे या निर्वासित थे। अतः कलाकारों की स्थिति गिरने लगी। वे बेरोजगार हो गए और ब्रिटिश नीतियों के विरोधी व विद्रोही हो गए। साथियों, यह हमने 1857 की क्रांति को लेकर कुछ आर्थिक कारणों पर चर्चा की है। अब हम 1857 की क्रांति पर कुछ धार्मिक और सामाजिक कारणों पर चर्चा करेंगे। हमें जानना है कि कैसे ब्रिटिशों ने भारत में समाज सुधार में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके अलावा उन्होंने भारतीय लोगों के धर्म में हस्तक्षेप के प्रयास किए और ईसाई धर्म का तीव्र प्रसार किया, उसका समर्थन किया। यदि देखें तो ब्रिटिशों ने भारत में समाज सुधार में अहम कदम उठाए। कन्या वध पर 1795 में जॉन सोर के शासन में कानून लाया गया। सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर कर दिया गया। दास प्रथा का अंत 1843 में एलन बरो के शासन के समय किया गया। नरबली का अंत किया गया 1843 में लॉर्ड हॉर्डिंग के शासन में। साथियों, विधवा विवाह एवं बाल विवाह पर 1856 में लॉर्ड डलहौजी के शासन में कानून लाया गया। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म में हस्तक्षेप किया। यह उनकी नीति का ही हिस्सा था। वे भारतीयों को अपने धर्म की ओर बढ़ाना चाहते थे। 1806 में एक कानून जिसमें सेना में अब हैट पहनना अनिवार्य होगा। बाकी तिलक, माला, पगड़ी, दाढ़ी पर प्रतिबंध होगा। इसके अलावा हैट पर एक चमड़े का तुर्रा लगा होगा। इसके बारे में यह कहा गया कि यह गाय व सुअर का है। इसी के चलते 1806 में वेल्लोर में मद्रास के समीप पहला सैनिक विद्रोह हुआ था। साथियों, 1850 में एक और कानून, धार्मिक अयोग्यता का कानून लाया गया। समाज में परंपरा थी कि यदि कोई अपना धर्म बदले तो अपनी पैतृक संपत्ति से उसे निकाल दिया जाता था। लेकिन यह कानून, जिसे लेकश लोकी कानून भी कहा गया, धर्म परिवर्तन पर व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं होगा। इससे तेजी से ईसाई धर्म में रूपांतरण किया गया और लोगों में यह असंतोष का कारण बना। साथियों, इसके अलावा जेल में स्वयं के बर्तन लेकर जाने को मनाही की गई। वहां विभिन्न धर्म के लोग अब तक अपने अपने बर्तन ले जाते थे। इस पर मनाही लगा दी गई और वहां कैदियों को ईसाई धर्म के लिए प्रेरित किया गया। यह सब सामाजिक रोष का कारण बनते गए। इसके अलावा अंग्रेजों ने सदैव ही ईसाई धर्म का समर्थन किया। मेंजिल्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि हमें भगवान की कृपा से इतना बड़ा भारत साम्राज्य मिला है। हमें अपने कार्यों से यहाँ एक ओर से अगले छोर तक ईसाई धर्म का पताका फहराना चाहिए। मेजर एडवर्ड ने कहा कि भारत में जो हमारी विजय है, इसका अंतिम लक्ष्य ईसाईयत है, या भारत में ईसाईयत का विस्तार ही हमारी विजय है, या विजय का प्रतीक है। साथियों, ब्रिटिशों ने ईसाई धर्म का खूब समर्थन किया। 1813 के चार्टर एक्ट से ईसाई मिशनरियों को
अनुमति प्राप्त हुई वे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकेंगे। बाइबिल की शिक्षा दी गई, धर्म परिवर्तन का कार्य किया गया, अन्य धर्मों की बुराइयों को उजागर किया गया। उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक लोग ईसाई धर्म को अपना लें। अमेरिकन एक मिशनरी सोसाइटी ने आगरा में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, जो कि यहां से ईसाई धर्म की पुस्तक सामग्री तैयार करते थे। शिक्षण संस्थानों में बाइबिल की शिक्षा दी जाती थी। 1837 में अकाल पड़ा और इस समय भी अनेक पीड़ितों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया। इनके द्वारा जो अन्य धर्मों की बुराइयों को उजागर किया गया, इससे भी धर्मों में सुधार आंदोलन चलाए गए। साथियों, इन तमाम कारणों ने जो धार्मिक हस्तक्षेप था, बड़े जनमानस वर्ग को प्रभावित किया और वे ब्रिटिश विरोधी हो गए। साथियों, हमें अब कुछ सैनिक कारणों पर भी चर्चा करनी चाहिए। इन कारणों में हमने पूर्व में भी देखा, जैसे भर्ती, वेतन और पदोन्नति के मामले, भारतीयों को हीन भावना से देखा जाना, अवध का विलय 1856 में किया गया तो अवध के क्षेत्र से जुड़े अनेक सैनिकों में असंतोष पैदा हो गया। इसके अलावा 1854 में डाकखाना अधिनियम लाया गया। इससे सैनिकों के मुफ्त पत्राचार पर रोक लगा दी गई। सैनिकों के धर्म भ्रष्ट करने का आरोप भी अंग्रेजों पर लगा। इसके अलावा हिंदुओं में समुद्र पार करना धार्मिक प्रतिबंधित था, लेकिन ब्रिटिश इसे नहीं मानते थे। साथियों, यदि सैनिक विद्रोह की बात की जाए तो सर्वप्रथम 1764 का बक्सर युद्ध के समय पर टॉमस मुनरो की सेना की एक टुकड़ी जाकर मीर कासिम की सेना में मिल गई। बाद में उन्हें सजा भी दी गई। 1806 में वेल्लोर का विद्रोह हुआ और यहां 24 सैनिकों को फांसी दी गई। 1824 में सैनिकों ने समुद्र पार कर वर्मा जाने से इनकार कर दिया था। डलहौजी के समय पर भी कई सैनिक विद्रोह हुए थे, क्योंकि अफगान युद्ध 1839 से 1842 में अंग्रेज पराजित हुए थे। इससे भी सैनिकों का मनोबल बढ़ा कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है। साथियों, अब हम कुछ तत्कालीन कारण जानेंगे। वह क्या थे जहां से क्रांति जल उठी। अब तक सेना में जो ब्राउन बेस बंदूक प्रयोग होती थी, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल को प्रयोग के लिए लाया गया। इस राइफल में एक कारतूस प्रयोग होता था। इस राइफल का सबसे पहले प्रयोग बंगाल में दमदम, अंबाला और शालकोट में होना था, क्योंकि जिस कारतूस को राइफल में डालना होता था, पहले दांत से उसका कैप हटाना पड़ता था। लेकिन इस पर एक अफवाह फैल गई कि यह कैप में गाय और सुअर के मांस की चर्बी का प्रयोग हुआ है और यह जानबूझकर किया गया है। यह हिंदू और मुसलमानों के भावना के खिलाफ था। बुलिच शस्त्रागार, जहां की यह कारतूस बनाए जाते थे, वहां के अधिकारियों ने बाद में इस बात को स्वीकार किया। इन राइफलों के प्रयोग से मना कर दिया गया। यहाँ सैनिक मंगल पांडे ने विरोध जताया और अपने अंग्रेज अधिकारी को गोली मारकर विद्रोह का आगाज कर दिया। साथियों, आने वाले वीडियो में हम 1857 की क्रांति के विषय में और अधिक विस्तार पूर्वक जानेंगे।